अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है हम सफ़र की अगली किस्त। बेबी के लिए क्या नाश्ते में बनाना है सर? रहने दो ज़ीनत, अपना और हरीम का नाश्ता मैं ख़ुद बना रहा हूँ। ज़ीनत उसे खुद नाश्ता बनाने के मूड में देखकर सर हिलाती हुई किचन से निकल गई। नाश्ते में क्या खाओगी प्रिंसेस? मिल्क और टोस्ट, एप्पल जैम और क्रैकर। उसने बेतकल्लुफ़ाना अपनी पसंद बताई। उसने हरीम को गोद से उतार कर काउंटर पर बिठाया। वो डबल रोटी जैम वगैरह निकाल रहा था। वो उसे दिलचस्पी से काम करता देख रही थी। प्रिंसेस मिल्क कैसा पीना पसंद करेंगी? डबल रोटी के 2 स्लाइसेस टोस्टर में डालते हुए उसने पूछा। ठंडा, शुगर नहीं। टांग हिलाते उसने फ़ौरन जवाब दिया। वो फ्रिज की तरफ बढ़ रहा था मगर हरीम के जवाब ने उसे चौंक कर रुक जाने पर मजबूर कर दिया। मिल्क में शुगर अच्छी नहीं लगती पापा। वो उसके चौंकने को शायद उसकी नापसंदीदगी समझकर मुदब्बराना अंदाज में बोली। फिर उसी तरह से बचगाना मासूमियत के साथ उसने फ़ौरन झट से जवाब दिया। पापा, जैम, केक, कस्टर्ड में शुगर होती है। हरीम वो खाती है। वो एक गहरी सांस लेकर अपनी बेतहाशा हैरत के हिसार से बाहर निकल आया। मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। अपने बचपन की एक आदत जो आज भी कायम थी, अपनी बेटी में देखना। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने खुद उसका बचपन आकर खड़ा हो गया। उसकी आंख खुली तो कमरे में तन्हा थी। आंखें खोलते उसने बेड पर अपनी खाली जगह को देखा, फिर बाथरूम को देखा। वो एकदम घबरा कर उठ बैठी। फिर उसे हरीम और अशर की बातें करने की आवाज़ आई। वो सीधा किचन में चली आई। किचन के अंदर का मंजर हकीकतन एक बहुत खूबसूरत और दिलचस्प मंजर था। हरीम और अशर किचन टेबल पर साथ साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ बैठे इतने खुश, इतने मगन थे कि वो बेख्तियार ठिठक कर दरवाजे पर रुक कर इन्हें दिलचस्पी से देखने लगी। और टोस्ट लोगी प्रिंसेस? जैम लगाऊं? अशर के सवाल का हरीम ने नफ़ी में जवाब दिया। तभी उसकी खिरत पर नज़र पड़ी। मामा आ गईं। बड़े जोशीले लहजे में उसने बाप को मुत्तला किया। अशर ने गर्दन घुमाकर बेतासुर निगाहों से उसे फ़ौरन देखा और गर्दन दोबारा सीधी कर ली और अपनी तवज्जो हाथ में मौजूद चाय के कप और सामने धरे अखबार पर मरकूज़ कर दी। मामा, हरीम को ब्रेकफास्ट पापा ने दिया। मिल्क भी पापा ने दिया। हरीम बड़े जोशो खरोश से इतला दे रही थी। वो मुस्कुराते हुए हरीम के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। मामा को ब्रेकफास्ट नहीं कराओगी? हरीम की तरफ झुककर उसने गाल पे प्यार करते हुए उससे पूछा। उसने सर हिलाकर अशर को अपनी तरफ मुतवज्जा की। पापा, मामा को भी ब्रेकफास्ट दें? उसका अंदाज़ ऐसा हुक्मिया सा था कि वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। बहुत बेहतर प्रिंसेस, अपनी मामा से पूछो कि वो क्या लेंगी। मामा, आप क्या लेंगी? अशर का जुमला उसी के अंदाज में दोहराते हुए उसने खिरत से पूछा। तुम जो खिलाओगी स्वीट हार्ट? अशर इस दौरान आमलेट, टोस्ट, रोल, मक्खन, तमाम चीज़ें खिरत की तरह करने लगा। उसने केतली की तरफ हाथ बढ़ाया, तब भी अशर ने केतली उसकी तरफ करना चाही। अशर ने उसे केतली की तरफ हाथ बढ़ाते हुए नहीं देखा था। उसका हाथ खिदत के हाथ के ऊपर रखा गया। उसे जैसे बहुत ज़ोर का झटका लगा। कोई बहुत शदीद नौयत का करंट लगा था। लम्हा भर इस शख्स का ये लम्स उसके लिए इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त और काबिले नफ़रत महसूस हुआ था। मरते दम तक कभी ये तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि ये शख्स उसके हाथों को थामे और उसके करीब आए। अचानक उसने अशर की घबराई हुई आवाज़ सुनी। हरीम, क्या हुआ बेटा? बुरी तरह घबराकर उसने पास बैठी हरीम को देखा, जो खींच खींच के उखड़े उखड़े सांस ले रही थी। मम्मा, शदीद तकलीफ़ के आलम में सिर्फ उसे पुकारा। वो खींच खींच कर बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। उसके चेहरे की रंगत नीली पड़ रही थी। वो पसीने में नहा गई थी। हरीम बेटा, क्या हुआ है? क्या सांस लेने में मुश्किल हो रही है? खींच खींच के सांस लेने की कोशिश करती जो उसने आंखें बंद की तो अशर शदीद परेशानी के आलम में से गोद में उठाकर अंधाधुंध अपार्टमेंट के दरवाजे की तरफ भागा। मेरा मोबाइल और गाड़ी की चाबी और वॉलेट उठा लाओ। दरवाजे से निकलते उसने खिरत से कहा। वो अशर की तमाम चीज़ें इकट्ठी करती भागती उसके पीछे पीछे लिफ्ट में दाखिल हुई। डॉक्टर अंसारी से उसने मोबाइल पर कांटेक्ट किया। वो संडे को सुबह में हार्ट सेंटर में बैठते थे। उनसे पूछो वो इस वक्त कहाँ हैं, हम वहाँ आ रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट करते उसने उजलत भर अंदाज में खिरत से कहा। हरीम खिरत की गोद में बेसुध पड़ी थी। वो बहुत जल्दी अस्पताल पहुँचे थे। वहाँ जाते ही जो उसे फौरी ट्रीटमेंट मिला, उसे उसकी तबीयत बहुत जल्दी संभल गई। अशर के माथे पर तफक्कुरात के सबब कई गहरी लकीरें मौजूद थीं, मगर कुछ देर पहले के मुकाबले में वो खुद को काफ़ी नॉर्मल कर चुका था, जबकि अभी तक वो खुद को नॉर्मल नहीं कर सकी थी। उसके हाथ अभी तक लरज़ रहे थे। डॉक्टर अंसारी ने सर्जरी के लिए 15 दिन बाद की तारीख दी थी। उसने बताया था कि सर्जरी के बाद हरीम हर तरह से नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगी। वो बड़ी होने के बाद शादी कर सकेगी। 15 दिन के बाद की तारीख दी गई थी। जो दवाएं दी गई थी इस्तेमाल कर सके, इन दवाओं से क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ जाएगी। वो लोग हरीम के साथ घर वापस आ गए। बहुत थके हुए नढाल कदमों से चलती हरीम के साथ कमरे में दाखिल हुई। हरीम अभी तक ग़ुनूदगी में थी। अशर ने बड़ी एहतियात से उसे बेड पर लिटाया था।
अशर के चेहरे पर तफक्कुरात का जाल बिछा नज़र आ रहा था। उसके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये वही शख्स है जिसने बीवी के प्रेग्नेंट होने की खबर जान लेने के बावजूद अभी तक अपनी औलाद के लिए पलट कर देखने की जहमत भी गवारा नहीं की थी, और जिसके पास महज चंद दिन कबल उसके वो हरीम की औलाद होने का सबूत लेकर ऑफिस पहुंची थी। शायद अफशीन की बात ठीक थी कि बीवी के प्रेग्नेंट होने को जानने और एक जीती जागती बेटी को देख लेने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कुछ देर आराम से बैठी रहो प्रिंसेस, प्यार से समझाते वो उसे बिस्तर से उठते से रोकना चाह रहा था। डॉक्टर अंसारी के पास से आने के बाद भी दोनों मुसलसल उसके पास बैठे हुए थे। खैरत के एक तरफ वो और एक तरफ अशर था। उसे ये फ़िक्र थी कि उसे क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और उसे अगर कोई फ़िक्र थी तो अपनी डॉल हाउस की, अपने खिलौनों की। उसके पास सवालात थे तो अपनी डोर्स से मुतालिक, अपने खिलौनों के मुतालिक। तबीयत की इतनी शदीद ख़राबी के बाद भी वो कम अज़ कम चंद घंटे तो उसे आराम करना चाहिए था। उसकी डॉल्स और उसके खिलौने उठा के यहीं ले आया। उसने फ़ौरन ही बड़ी फ़िक्र से अपनी डॉल के मुंह में फीडर दी, ट्वीटी को अपनी गोद में उठाया और बारबी का लिबास तब्दील किया। पापा टॉयज़ की शॉप पर चले, रात को दवा लेने के वक्त वादा अपने मतलब की बातों से पूरी तरह से याद थी। हाँ बेटा चलेंगे, पर आज तो संडे है, आज तो सारी शॉप्स बंद होंगी। आपने प्रॉमिस किया था। वो आंखों में ढेर सारी खफगी रख कर बोली। स्वीट हार्ट, पापा को अपना प्रॉमिस याद है, आज तो संडे है। कल हम सबसे पहले काम यही करेंगे कि अपनी प्रिंसेस को उसके फेवरेट स्टोर से टॉयज़ दिला कर लाएंगे। उसके चेहरे को बगौर देखता प्यार से बोला। उसके चेहरे की रंगत गो अब नीलाहट माइल नहीं थी, मगर उसके लबों के अतराफ जिल्द की अभी भी नीलगू हुई थी, और वो अपनी बीमारी से कितनी अनजान अपने खिलौनों की बातें कर रही थी। वो आंखों में कर्ब और अजियत लिए अपनी अनजान और बेखबर मासूम सी बेटी को देख रहा था। उसके सामने हरीम की तबीयत पहली बार बिगड़ी थी। वो छोटे छोटे मामूली से कामों में भी जल्दी थकान महसूस करती थी। ये तो उसने कई बार डॉक्टर से अब तक सुन लिया था, मगर ये छोटे काम इस कदर मामूली नौयत के भी हो सकते हैं, ये उसे अंदाज़ा नहीं था कि खाना खाने और बैठे बैठे बातें करना भी हरीम के लिए कामों में ही शुमार होता है। ऐसे काम जो हरीम को थका सकते हैं। सिर्फ नाश्ता ही तो कर रही थी और पुरसुकून अंदाज में, और इतने मामूली से काम से वो इस कदर निढाल हो गई थी कि इसे दोस्त तरीके से सांस लेना भी एक मुश्किल अमल बन गया था। और ऊपर से हंस रहा था, हरीम के साथ खूब बातें भी कर रहा था, मगर अंदर से वो सख्त परेशान था। सुबह जो नाश्ता हरीम ने किया था, उसके बाद से उसने अब तक कुछ नहीं खाया था। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। उसे बिस्तर पर पाबंद करके क्यों बिठाया जा रहा है, इस बात पर उसका मूड ऑफ था। वो कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए चलने के लिए अशर से ज़िद कर रही थी। उसे पार्क जाना था और झूले झूलने थे, उसे बहुत से खेल खेलने थे। हरीम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा अगर वो खाना खा लेगी तो। पहले उसे सरप्राइज़ का मतलब समझाना पड़ा। मतलब समझ में आया तो किसी अच्छे से तोहफे के बतौर इनाम मिलने की लालच में आखिरकार वो खाना खाने के लिए तैयार हो गई। खैरत अब मुख्तलिफ खानों का नाम ले लेकर उसे पूछ रही थी कि उसे क्या खाना है। नूडल्स, मैक्रोनी, मीठी रोटी, दाल चावल, खिचड़ी। खैरत कई तरह के खानों के नाम ले रही थी। ये तमाम चीज़ें यकीनन वो शौक़ से खाया करती थी। वो बड़ी मुश्किल से आखिर खिचड़ी पर वादा हुई थी। इसकी खिचड़ी खाने पर बेख्तियार एक बेसाख्ता मुस्कुराहट उसके लबों पर उभरी। वाकई उसकी मुस्कुराहट उसके लिए जादुई सा असर रखती थी। अभी एक लम्हे पहले उदासी और महरूमियत की गिरफ्त में था, अगले ही पल यूँ मुस्कुराया जैसे उसकी ज़िंदगी में कहीं और कोई उदासी और महरूमी ही नहीं है। खुद खिचड़ी पकाने खैरत किचन में चली गई। जीनत को उसने हरीम के लिए रखा था, मगर हरीम अपना हर काम माँ से करवाना चाहती थी। वो उससे नहाती, उससे खाती, उसके साथ सोती। वो माँ से बहुत अटैच थी। अपनी 4 साल की बेटी की पसंद नापसंद, उसकी ज़रूरतों और इसकी आदतों को आहिस्ता आहिस्ता जानने के अमल से गुजर रहा था। खैरत इसके बारे में सब कुछ जानती थी। फ़िलहाल तो उसने अपनी बेटी की खातिर दिल पर जबर करके इस औरत को हर कीमत पर बर्दाश्त करना ही था। वो किचन में खिचड़ी पकाने आई तो वहाँ खिचड़ी पकाने के लिए दरकार तमाम लवाज़मात उसे दस्तयाब थे। जीनत की यहाँ मुलाजमत के दूसरे ही दिन अशर ने उसे काफ़ी सारे पैसे देकर कहा था और एक लिस्ट बनाकर घर के तमाम खाने पीने की अशिया करीबी स्टोर से ख़रीद लाने को कहा था। वो इस बात से बाखबर थी। इस लिस्ट को तैयार करने के बाद जीनत अपनी बनाई लिस्ट की मंजूरी लेने इस नाम नहाद मालकन के पास चली आई थी। जब जीनत इसके पास लिस्ट लेकर आई थी तो उसने चंद एक और चीज़ें भी शामिल कर दी थी जो हरीम शौक़ से खाया पिया करती थी। खाना पकाना और बाकी तमाम काम जीनत ही की करती थी। वो इनके गुजरे दिनों में सिर्फ इसी वक्त किचन में आती थी जब हरीम ने खाने में नखरे दिखाकर कुछ ख़ास चीज़ उसके हाथों से बनवानी होती थी। जितनी देर में उसने प्याज काटी, जीनत ने दाल चावल चुनकर भिगो दिए थे। वो ट्रे में गर्मा गर्म मूंग की दाल की खिचड़ी डाले, जूस का गिलास लिए कमरे में दाखिल हुए तो हरीम और अशर खेल रहे थे। अशर के हाथ में नीले रंग का डो और हरीम के हाथ में सुर्ख रंग का डो था। क्या बन रहा है? उसने ट्रे हरीम के सामने बेड पर रखी। कैट, उसने डो को गोल शक्ल देते हुए कहा। ये बिल्ली का गोल बड़ा सा मुंह बनाने की कोशिश कर रही थी।
प्रिंसेस आपकी खिचड़ी आ चुकी है, उसे उसी अंदाज में कहते हुए बेनियाजी से बिल्ली बनाती हरीम को मुखातिब किया। हरीम ने नज़रें उठाकर ट्रे में रखी प्लेट की तरफ देखा। बीमारी ने उसकी भूख को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। जिस तरह वो दवा लेने में तंग करती थी, सताती थी, यही हाल उसके खाने पीने का भी था। जब से बाप से मिली थी एक्साइटमेंट में फिर भी कुछ राज़ी हो जाया करती थी। खिरत ने खुद ही पहला नवाला उसके मुंह में डाला। नवाला उसके मुंह में ले तो लिया, मगर अगला नवाला उसे फ़ौरन ना दिया जा सकता था। वो उसी नवाले को मुंह में लेकर बैठी हुई थी और अभी चबाना भी शुरू नहीं किया था। कितनी ज़बरदस्त खिचड़ी है, उफ, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। मेरा दिल चाह रहा है सारी खिचड़ी मैं खा जाऊँ। हरीम के अंदाज़ को बगौर देखते हुए अशर ने एकदम चटखारा लेते हुए कहा, मामा पापा को भी खिचड़ी खिलाएं। उसे सच समझकर एकदम उसके पीछे पड़ गई। खिचड़ी उसके पापा को भी खिलाई जाए? अच्छा रुको, मैं ज़ीनत से कहती हूँ पापा के लिए भी एक चम्मच ले आए। नहीं, हरीम की चम्मच से खिलाएं। हाँ भी जल्दी खिलाएं, बस आज हरीम की सारी खिचड़ी तो मैं ही खा जाऊँगा, अशर बेसब्री से बोला, ऐसे जैसे वाकई उसे खिचड़ी खाने की कुछ शदीद बेताब हो रहा हो खिचड़ी खाने के लिए। एक पल के लिए कुछ सोचते हुए उसे खिचड़ी से भरा चम्मच जो हरीम के लिए भरा था अशर के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। उसने फटाफट मुंह खोलकर नवाला मुंह में रख लिया और बड़ी रग़बत से चटकारे ले लेकर नवाला चबाने लगा। बस अब हरीम को मत देना, ये सारी खिचड़ी तो मुझे खानी है, वो हरीम को नज़रअंदाज करते हुए उसे बोला। उसे सर हिलाना चाहा, उसके बाद अशर की तरफ दूसरा चम्मच बढ़ाना था। हरीम फ़ौरन बोली, मम्मा खिचड़ी हरीम को खिलाएं। उसे जल्दी से वो चम्मच उसके मुंह में डाल दिया। वो सिर्फ इस खदशे के पेश नज़र कि उसके मामा की हाथ की बनाई हुई खिचड़ी कहीं पापा ख़त्म ही ना कर दे, उसने पूरी प्लेट खिचड़ी जल्दी से खा ली। बाप से उसका मुकाबलाबाजी का नतीजा ये निकला कि हरीम को खाना खिलाने में से काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हो गई। जितना वक्त खाना खिलाने में लगा, उससे दुगना वक्त दवा देने में लगा। पिछले तमाम दिनों की तरह मुख्तलिफ तरगीबात देते हुए वो दोनों बामुश्किल उसे दवा खिलाने में कामयाब हुए। इस सारे थका देने वाले अमल में कुछ ना कुछ तो ना सही 1.5-2 घंटे तो लाजमी लग गए थे। शदीद तरीन हैरत उसे अशर के रवैये पे हो रही थी। हरीम के हज़ार नखरे दिखाने, ज़िद करने के बावजूद उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं आती थी। वो बेजारी से नहीं बल्कि खुशदिली से बैठा था। वो ऑफिस आ तो गया था, मगर दफ्तरी अमूर सर अंजाम देने में भी उसका दिल बिल्कुल भी ऑफिस में नहीं लग रहा था। हरीम सो रही थी जब ऑफिस के लिए निकला था। घड़ी में वक्त अंदाज़ा लगाते उस वक्त घर पर फ़ोन किया जब उसका ख्याल था कि हरीम जाग चुकी होगी। फ़ोन खिरत ने उठाया। उसने उससे हरीम की खैरियत पूछी। ठीक है, अभी सोकर उठी, नाश्ता कर रही है। खिरत के जवाब के साथ ही उसे पीछे से हरीम की आवाज़ सुनाई दी, पापा का फ़ोन है, हरीम भी बात करेगी। खिरत ने फ़ौरन ही रिसीवर से पकड़ा दिया। हेलो पापा, आपको तेज़ और डेफी याद है ना? हक जिताने वाले अंदाज पर बेसाख्ता मुस्कुराया। बिल्कुल याद है प्रिंसेस, ये भी कोई भूलने वाली बात है। तुम ये बताओ, तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? और वो सोचती हुई आवाज़ में बोली, और नेल पॉलिश। वो उसकी अनोखी फरमाइश पर पहले से भी ज़रा हैरान हुआ। इन चंद दिनों में अब तक इतना तो समझ चुका था कि उसकी बेटी को सजने संवरने की इस हद कोई शौकीन है। अपने कपड़ों के साथ वो हेयर बैंड, क्लिप्स तक मैचिंग के लगाया करती थी या अपनी माँ से लगवाया करती थी। उसके पास अपने कई कपड़ों के साथ उसके मैचिंग जूते भी थे। सुबह की इस फ़ोन कॉल के बाद भी दिन भर वक्तन फ़वक्तन से घर में कई मरतबा कॉल की। खैरियत हरीम से हर मरतबा बात इंतहाई मुख्तसर की, मगर हरीम की खैरियत थोड़ी थोड़ी देर बाद मालूम करता रहा। आज एक बिज़नेस डिनर में उसकी शिरकत थी। इसमें शिरकत से उसने माज़रत कर ली थी। अलबत्ता पाक यूएई बिज़नेस काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के हुसूल की कोशिशें और उसके दुरुस्त तरीक़ाकार के हवाले से मकामी 5 स्टार होटल में मुनक्किद होने वाले सेमिनार में शिरकत से वो यूँ माज़रत न कर सका कि वहाँ वो सामीन में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि इस मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए ख़ास तौर पर मदऊ किया गया था। और काफ़ी दिन पहले से वो सेमिनार में जाने के लिए मुतज़्ज़िमीन से वादा कर चुका था, लेकिन वो वहाँ से माज़रत करके जल्दी निकल आया था। वो लिफ्ट से बाहर निकलकर होटल की लॉबी की तरफ जाने के लिए एक कदम ही बढ़ाया था जब पीछे से खूबसूरत आसमानी आवाज़ ने उसे रोका। अशर। बेसाख्ता रुककर एड़ियों के बल घूमा तो सामने सारा खड़ी थी, उसकी खाला ज़रीना अजमल की इकलौती और लाडली बेटी सारा अजमल। मर्दाना टॉप और ब्लू जीन्स में अपने स्ट्रिकिंग किए बालों को खुले और मुनासिब मेकअप के साथ वो हमेशा की तरह स्टाइलिश, मॉडर्न और बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाय अशर। खुशगवार से अंदाज में मुस्कुराते हुए उसके करीब चली आई थी। हाय सारा, कैसी हो? वो इखलाकर मुस्कुराया, जबकि दिल में सख्त खौफ का शिकार हुआ। पहले की तरह अकेली। उसके जवाब में बहुत दिलकशी से मुस्कुराते हुए कहा, 7 साल बाद लंदन से फ़ैशन डिज़ाइनिंग में डिग्री लेकर आई। उसकी कज़न पिछले चंद सालों से पाकिस्तान के अंदर ही फ़ैशन इंडस्ट्री में अपना एक नाम और अपनी शनाख्त बना चुकी थी और सारा की तख्लीकी सलाहियतों और जहानत का मोतरफ़ था।
अपने कैरियर और अपने प्रोफेशन के साथ उसकी कमिटमेंट को भी कदर की निगाह से देखता था, मगर इससे बढ़कर किसी और हैसियत में उसे कभी नहीं देख सका था। जबकि सारा का मामला इसकी बिल्कुल बरक्स था। वो बोल्ड भी थी, कॉन्फिडेंट भी थी। अशर के लिए अपनी पसंदीदगी उसने कभी इसे छुपाने की कोशिश नहीं की थी। 6 साल कबल जब खैरत एहसान के साथ उसकी नाम निहाद शादी के बंधन में अभी तक बंधा नहीं था, तब सारा ने बड़े वाज़ेह अंदाज में उस तक अपनी पसंद पहुंचाई थी। तब ना उसकी कहीं कमिटमेंट थी ना कुछ और, मगर तब भी उसे सारा किसी तरह दिलचस्पी सारा में महसूस नहीं हुई थी। उसे उसने साफ तौर पे बता दिया था कि वो बहुत अच्छी और गैर मामूली लड़की है, मगर उसके लिए सिर्फ कज़न और दोस्त है और उसका बहुत एहतराम करता है। इससे ज़्यादा उसके दरमियान कोई रिश्ता नहीं। मगर वो इतनी ज़हीन, समझदार, हसीन और कामयाब लड़की ना जाने ये क्यों नहीं समझ पाई थी कि उसमें किसी और अंदाज से ना कभी दिलचस्पी रखेगा ना रखता है। उसके इनकार के बावजूद वो 6 सालों बाद भी आज भी उसी के इंतज़ार में खड़ी थी। उसकी एक निगाह के लिए लोग बेकरार रहा करते थे, फिर पता नहीं क्यों वो उसके साथ सर फोड़ रही है। क्या हो रहा है आजकल? वो सारा के जवाब को मानी खेजी को कसदन नज़रअंदाज करके बोला, वही काम 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 और बस काम। एक फ़ैशन शो के लिए अपने ब्राइडल कलेक्शन पर काम कर रही हूँ। मायों, मेहंदी, शादी के ब्राइडल कलेक्शन और ब्राइडल हैंडीक्राफ्ट वगैरह की डिज़ाइनिंग। और तुम? वो अपने सिल्की बालों को नज़ाकत से पीछे करते हुए बोली, जी कभी मेरा नाम देखकर कॉल रिसीव नहीं करते ना? कभी देख भी लिया करो कि तुम्हें कॉल करती हूँ मैं। एक दिलकश मुस्कुराहट होंठों के लिए वो साफ गोई से बोली। एक पल के लिए वो कुछ शर्मिंदा हुआ। बस आजकल ऑफिशियल मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, एक डील के सिलसिले में बहुत बिजी हूँ। मम्मी बता रही थी फरिंदा आंटी अर्थ कोई फ़ंड रेजिंग के सिलसिले में कोई फ्री मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाने गई हुई हैं। उसने आज खुद ही मौजू तब्दील करके सारा को मज़ीद शर्मिंदगी से बचा लिया। हाँ मम्मी का तो तुम्हें पता है, सोशल वर्क और चैरिटी के इन तमाम कामों की तरफ से उनका कितना दबाव और बोझ रहता है। यहाँ किस काम से आए हो या वापस जा रहे हो? उसके मैनिक्योर शुदा अच्छे शेड के नेल पॉलिश से सजे खूबसूरत हाथ, ऊंची एड़ी की इटालियन सैंडल के गोरे पाँव, यहाँ तक कि उसकी गर्दन पे मौजूद तिल भी किसी दिलचस्पी के बगैर उसे यूं देख रहा था जैसे एक बदज़ौक़, बहुत बुरा टेस्ट रखने वाला इंसान को बहुत खूबसूरत आर्ट का शाहकार देखे। उसकी कदर और कीमत का अंदाज़ा लगाए बगैर सरसरी और सतही अंदाज में एक सेमिनार में आया था, वापस जा रहा हूँ। वो बात से बात निकाल कर गुफ्तगू को तूल देने की कोशिश कर रही थी, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये बताना चाह कि वो बहुत जल्दी में है। खैर किसी भी बहाने से तुमसे मुलाकात तो हुई, वरना तुमने तो जैसे ना मिलने की कसम खा ली है। चलो कहीं बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। अपने मैरून रंग के स्टाइलिश से बैग को दाएं कंधे से बाएं कंधे पर मुंतकिल करते हुए उसने बात बढ़ाई। आई एम सॉरी सारा, दरअसल इस वक्त मैं बहुत जल्दी हूँ, फिर किसी दिन मिलते हैं। कॉफ़ी के लिए नहीं बल्कि लंच या डिनर करेंगे। लहजे में शाइस्तगी बरकरार रखते हुए उसने फ़ौरन माजरत की। वो उसके वादे पर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि वादा करने वाले को जानती है, जिससे वो वादा किया जा रहा था वो भी, और वो दिन सारा अजमल और अशर हुसैन की ज़िंदगी में कभी भी नहीं आने वाला। इत्तफाकन मुलाकात की बात दूसरी थी। कसदन हरारतन तो उससे मिलने से कतराया करता था। ओके सारा, फिर किसी दिन मिलते हैं, बाय। सारा की खिलखिलाती, मैं जानती हूँ तुमसे भागते हो, वहाँ से कौन नज़रअंदाज करता। वो एक सेकंड में वहाँ से आगे बढ़ गया। पीछे खड़ी सारा अजमल आंखों में हसरतें लिए इस शानदार मगरूर मर्द को टिकटिकी बांध कर देखती रही। अब उसके चेहरे पर हंसी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हसरतें रकम थी। वो हैंडसम था, कल्चर्ड था, आला तालीम याफ्ता था, दौलतमंद था, कामयाब था। तो ये सब खूबियाँ उसके सर्कल में मौजूद उसके आगे पीछे पड़ने वाले बेशुमार मर्दों में मौजूद थी। फिर इस मगरूर बंदे में ऐसा क्या था कि सारा अजमल कभी भी किसी और को देखकर जी ही नहीं पा रही थी। उसी को देखती थी, उसी को सोचती थी। ठीक है अशर हुसैन, हमारे नसीब में शायद तुम्हारे साथ एक कॉफ़ी पीना भी नहीं है।